हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आज आप मेरे साथ सीख रहे हैं डिटर्मिनेंट। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम लोग सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट सीखेंगे, फिर स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट सीखेंगे, तो फिर उसके बाद हम लोग जो है सीखेंगे सैरिस रूल जो कि शॉर्टकट होता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। देन आफ्टर दैट डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड फिर लास्ट में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आज की क्लास में है, तो डोंट मिस, क्योंकि हम लोग सारे टॉपिक बच्चों कवर करते हैं सो दैट कि आपको कॉन्सेप्ट वाइज कहीं पर भी वीकनेस ना हो। और आप जैसे ही जो है इन लेक्चर्स को देखते हैं उसके बाद आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए इन सभी टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं। और अगर आपने अभी तक आशीष वाजपेयी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। राइट नाउ वी हैव 23 के सब्सक्राइबर हियर एंड हेल्प करिए इसको ग्रो करने में, आपका ही चैनल है। एंड यू हैव ऑल्सो इजी मैथ्स चैनल, और इसमें आप जिसमें अभी पढ़ ही रहे हैं आप, और 4 के सब्सक्राइबर्स यहाँ पर हैं, तो बढ़ाइए आप इन चैनल्स को भी। और बच्चों ब्राइटबेन ट्यूटोरियल्स ऐप को आपने अगर अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए। और बच्चों आपको मैथ्स फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस बहुत ही कमाल का बच्चों ये जो है आपके लिए कोर्स है। आप आराम से जो है चीज़ों को बहुत फास्ट रिवाइज कर सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो बच्चों अगर आपने अभी तक जेईई मेंस की टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन की तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस टेस्ट सीरीज़। और चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। और अब तक हम लोगों ने 30 चैप्टर्स कर रखे हैं, तो बिल्कुल फटाफट हम लोग अपने कोर्स कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग मैट्रिसेस लेकर आने वाले हैं, एंड फिर मैट्रिसेस के बाद वेक्टर 3D, ठीक है, वेक्टर एंड 3D आएगा। एंड देन वी विल मूव ऑन टू जो बचे कुचे थोड़े से टॉपिक हैं जैसे कि प्रोबेबिलिटी वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। तो इस समय हम लोग सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, तो सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट क्या होता है? तो एक सिंगल आपके यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट है दैट अगर ए आई जे जो है ए जे आई के बराबर हो जाए, ए आई जे अगर ए जे आई के बराबर हो जाए तो वो सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट होता है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होता है कि लेट्स सी A11 यानी A21 के बराबर हो जाए। तो कहने का मतलब है कि मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप उससे समझिएगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 10 है। तो डायगोनल वाले एलिमेंट्स A11 लिखो या A11, मतलब दोनों बराबर ही होते, तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द चेंजेस अकर्स हियर कि A12 यानी कि A12 यहाँ हम कुछ लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ये A12 तो A21 भी वही सेम होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी -1 आना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हमने A11 A12 A13 लिखा, तो A13 मान लीजिए मैंने 7 लिख दिया, तो अब मेरा A31 भी 7 होना चाहिए। तो A31 यहाँ पर है वो 7 होना चाहिए। क्लियर है? A21 हो चुका है, A22 A23 जैसे मैंने यहाँ पर -5 ले लिया है, तो यहाँ पर ये भी -5 होना चाहिए। ठीक है, तो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। तो ये आप देखिए कि ये डायगोनल होता है, दिस इज़ नॉट अ डायगोनल। ठीक है, इस डायगोनल के अक्रॉस आप देखेंगे कि इक्वी डिस्टेंट परपेंडिकुलर आप ऐसे डिस्टेंस देखें तो वहाँ पर आप देखेंगे कि इक्वल नज़र आए तो उसको हम लोग सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट कहते हैं। बाकी तो ये डेफिनेशन है ही है। आपको ये पता रहना चाहिए कि डिटर्मिनेंट में डायगोनल ये होता है, ठीक है, दिस इज डायगोनल, ऐसा डायगोनल नहीं होता है, दैट इज नॉट अ डायगोनल। सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस इज नॉट अ डायगोनल। तो समझ गए सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, दिस इज नॉट अ डायगोनल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। तो सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट जानने के बाद अब स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, तो देखिए मैट्रिसेस में भी ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा, वहाँ पर भी इसी टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वगैरह प्रॉपर्टीज़ वगैरह बहुत होती बच्चों, वो आपको सीखना बहुत ज़रूरी। तो ए आई जे अगर माइनस टाइम्स ए जे आई हो तो उसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्लियरली आप यहाँ पर समझिए कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर डायगोनल एलिमेंट्स को देखा जाए
अगर हम लोग बात करें डायगोनल एलिमेंट्स की, तो वहाँ पर j की वैल्यू i के बराबर होगी, तो यानी ai, यानी हम लिख सकते हैं उसको ai इज इक्वल टू माइनस टाइम्स aii, इज इक्वल टू माइनस टाइम्स aii, और फिर यहाँ से आपको मिलता है ट्वाइस ऑफ aii इज 0, दैट गिव्स aii इज इक्वल टू 0, तो aii इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब a11 इज इक्वल टू a22 इज इक्वल टू a33 इज इक्वल टू 0। तो सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो 0 होंगे, तो यानी कि यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 0। तो इसके सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट में डायगोनल एलिमेंट्स पे 0 होगा। बाकी तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि a11 जो भी आप लिख रहे हो, जैसे a12 जो भी लिखोगे तो a21 उसका नेगेटिव टाइम्स होना चाहिए, यानी कि अगर यहाँ 4 लिखा तो यहाँ -4 लिखना पड़ेगा, यहाँ अगर आपने 7 लिखा है तो यहाँ पर -7 लिखना पड़ेगा, यहाँ आपने 3 लिखा है तो यहाँ पे -3 लिखना पड़ेगा। तो इधर वाले का इधर मिरर इमेज तो होता ही है, लेकिन माइनस टाइम्स होता है, ठीक है। दिस इज माइनस टाइम्स, दिस इज ऑल्सो माइनस टाइम्स, सो दैट इज़ द प्रॉपर्टी हियर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर इसकी सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट की होती है। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब एक खास बात होती है स्क्यूड सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट की, कि अगर ऑर्डर इवन है, इफ ऑर्डर इवन, तो जैसे इवन ऑर्डर यानी 2 क्रॉस 2 का है ये, तो मैंने ऐसे 0 0 कर दिया, यहाँ पर a कर दिया, यहाँ पे -a कर दिया, तो इसकी जब आप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर आता है। जब ऑर्डर इवन लिखो तो जो वैल्यू आती है वो परफेक्ट स्क्वायर आती है, ठीक है। एंड इफ ऑर्डर इज ऑड, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल यहाँ पे लें हम लोग, तो 0 है, अल्फ़ा है, बीटा है, फिर बीच में 0 है, यहाँ -अल्फ़ा है, ठीक है, फिर यहाँ एक 0 है, तो यहाँ बीटा है, तो यहाँ माइनस बीटा है, और यहाँ पे बाई चांस गामा है, तो यहाँ पे माइनस गामा है। तो इसकी वैल्यू जब आप निकालने जाओगे स्क्यू सिमेट्रिक वाले की, ऑड ऑर्डर की, तो 0 आएगा, 100% 0 आएगा। आप चेक करके देख लो। जैसे मान लीजिए आपने इधर लिया, इसको गामा स्क्वायर लिया, है ना, ऐसे। अगली बार जब अल्फ़ा लोगे तो आप देखिए ये आएगा, जब बीटा लोगे तो आप देखोगे कि वो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑर्डर ऑड है और आपका स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ठीक है। क्लियर, याद रहेगा। तो अब हम लोग एक नोट लिख सकते हैं यहाँ पर, नोट, इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट क्या था, परफेक्ट स्क्वायर, आर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सेकंड क्या है, ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट आर ऑलवेज 0, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, आर ऑलवेज 0, ठीक, डन है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, वी विल बी डूइंग सम प्रॉब्लम्स। तो पहला क्वेश्चन है 6 sin x ln y 1 4 fractional part of z e 0 7, ठीक है। इज सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, तो क्या कह रहे हैं कि इज
सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, तो इस डिटर्मिनेंट के बारे में बताया कि ये सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। क्लियर है, आप जानते हो कि सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट क्या होता है। देन यू हैव टू फाइंड एक्स वाई जेड, फाइंड एक्स वाई एंड जेड, यू हैव टू फाइंड एक्स वाई एंड जेड। तो और ये जो है आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो चलिए अब देखिए, अब क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो समझ रहे हैं आप, सिमेट्रिक है तो इनकी वैल्यूज़ इक्वल होनी चाहिए, यानी कि साइन एक्स जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए। अब साइन एक्स कब 1 होता है, π/2 पे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे 2n पाई ऐड कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब e इज इक्वल टू ln y हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e की पावर e। ठीक है, और यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z अगर 0 है तो z कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली z हैज़ टू बी इंटीजर, इंटीजर का ही फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो 0 होता है, तो z यहाँ पर इंटीजर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने x y z वैल्यू निकाली। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर। तो एक और क्वेश्चन करते, क्वेश्चन नंबर 2, एक स्क्यू पे भी कर लेते हैं हम लोग, कि डेल्टा जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, डेल्टा जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, और जिसका ऑर्डर क्या है 3×3, जिसका ऑर्डर क्या है 3×3। A12 क्या है, उसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है। A21 क्या है, उसके अंदर -1 है। A23 क्या है, उसके अंदर e की पावर y है। A32 क्या है, उसके अंदर +1 है। A13 क्या है, उसके अंदर sin 3z है। A31 क्या है, उसके अंदर दैट इज -log2√2 है। देन यू हैव टू फाइंड द x y z। तो बड़ा ही आसान है, जैसे कि A12 और A21 में रिलेशन होता है तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि a जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है उसकी वैल्यू 1 है। अब उसकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 1 से लेकर 2 ओपन इंटरवल तक हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से A23 और A3 को पकड़ो तो e की पावर y जो है बोल रहे हैं -1, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, किसी भी y की वैल्यू के लिए दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो y जो है आपका 5 सेट आएगा, यानी कि नो सोल्यूशन फॉर y कोई वैल्यू नहीं आएगी, नो सोल्यूशन, बिकॉज e की पावर जो होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। हज़ारों बार हम लोग ग्राफ बना चुके होंगे e की पावर x का। ठीक है, A13 and this is A31, so basically sin 3z is equal to log 2 की पावर 1/2, तो sin 3z जो है that is 1/2। अब आपको प्रिंसिपल वैल्यू देख लेनी, हाफ की π/6 होती, तो आप लिख सकते हैं कि 3z is equal to n पाई प्लस -1 की पावर n, वेयर n इज द इंटीजर, और π/6। अब z इज इक्वल टू n π/3 -1 की पावर n π/18, वेयर n बिलोंग्स टू z, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो क्लियर है, तो अब इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर लोगे। अब चलिए हम लोग थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, सिमेट्रिक सीख लिया, स्क्यू सिमेट्रिक सीख लिया। नाउ लेट्स मूव टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा लेंगे
और हमारे पास है एफ एक्स, हमारे पास है जी एक्स, हमारे पास है के एक्स और हमारे पास है लेमडा एक्स। ठीक है, तो देखिए जब भी हम लोग किसी भी डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स वेरिएबल पे कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि जैसे हम एक रो को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो दूसरी रो को हम लोग एज इट इज़ रखते हैं। यानी कि हमने जैसे इसको किया तो ये एफ डैश एक्स जी डैश एक्स, तो पहली रो को किया तो बाकी की चीज़ें सब वैसी की वैसी रहेंगी। अगली बार आपको क्या करना है कि उसको एज इट इज़ रखना है एफ एक्स जी एक्स को, और इधर आप के डैश एक्स और लेमडा डैश एक्स ऐसे कर सकते हैं। मतलब है कि आपको एक बार ही डिफरेंशिएट, एक को ही डिफरेंशिएट करना है एक बार में। तो क्या हो गया हमारे पास कि डिफरेंशिएट ईच रो, ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, ईच रो वन एट अ टाइम। ठीक है, वन एट अ टाइम, कीपिंग अदर ऑल रोज एज अनचेंज्ड, अदर ऑल रोज एज अनचेंज्ड। ठीक है भाई, तो ये फंडा है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट का। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग एंड थिंग्स विल बी क्वाइट क्लियर कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। इसका एक पहला एग्जांपल करते हैं इसी टॉपिक का, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो जैसे वन प्लस एक्स है, एक्स है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, जो मैंने रो के लिए बोला ना, ये कॉलम के लिए भी अप्लाइड है। मैंने पहले ही बताया आपको ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो रो तो कॉलम हमेशा ही बना सकते हो। और फिर हमारे पास है एक्स स्क्वायर एक्स एंड वन प्लस एक्स, तो ये डिटर्मिनेंट है और इसकी वैल्यू है ए टाइम्स एक्स की पावर 5 प्लस बी टाइम्स एक्स की पावर 4 प्लस सी टाइम्स एक्स क्यूब प्लस डी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि x को अगर हम लोग 0 कर दें तो f की वैल्यू हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था बेसिकली कि फाइंड e एंड f, सब नहीं निकालने, e एंड f केवल निकालने। तो पुट x इक्वल टू 0, ऐसा करने से डिटर्मिनेंट बहुत ही सिंपल बन जाएगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आती है। क्या आती है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू? 1 आती है। और इधर भी 0 रख दोगे तो इधर केवल f बचेगा, तो आपकी वैल्यू f इज इक्वल टू 1। समझ गए? अरे ऐसे सॉल्व कर लो, 1 इंटू 1 और -0, बाकी तो सब 0 ही। तो ये 1 आ गया एंड 1 विल बी इक्वल टू f। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया अपने पास। अब दूसरा तरीका क्या है कि इसको डिफरेंशिएट कर दो। अगला वेरिएबल कैसे निकालो? डिफरेंशिएट करके निकालें। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने का मतलब कि पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते पहले वाले को, तो x का 1 आएगा, x का 1 आएगा, x का 1 आएगा, कॉलम वाइज कर लेते हैं हम, और ये 2x आएगा, बाकी का एज इट इज़ रख दो। अगली बार करो कि दूसरा कॉलम, क्योंकि फिर जैसे मैंने वहाँ रो लिखाया है तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि रो है, तो मैं यहीं पे कॉलम से कर दे रहा हूँ। तो 1 1 और 1, ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम इसका कर लेते हैं हम लोग कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये वाला क्या था? x 1 प्लस x 2x एंड 1। ठीक है, और इधर भी डिफरेंशिएट कर दो तो 5 टाइम्स a x की पावर 4 टाइम्स b इंटू एक्स क्यूब, 3 टाइम्स c टाइम्स x स्क्वायर, 2 टाइम्स d इंटू एक्स प्लस e। ठीक है, अब क्या करो, x को 0 रख दो,
पुट x इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या है, ये सब तो चलेगा भाई 0, तो 1 1 0, डिटर्मिनेंट 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर हमारे पास है 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1 0 0 0 0 0 1 0, फिर क्या भैया 0 0 1 0 0 1, ठीक है। और उधर जब आप 0 रखोगे तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 केवल ही बचेगा। अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ मैंने खोला तो यहाँ से 1 आया, इधर जैसे मैंने यहाँ से खोल लिया देखिए तो भी 1 ही आ रहा है, और ये इसका तो अपने को मालूम ही है कि इसका 1 आता है, तो यहाँ से e की वैल्यू जो है वो 3 आ रही है। बोलो भैया, तो f की वैल्यू कुछ आई थी 1 और e की वैल्यू जो है वो 3 आ गई। समझ गए? अच्छा, अब एक आपको शॉर्टकट सिखाएंगे हम लोग 3x3 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए, दैट इज़ नोन एज सैरिस रूल। क्या बोलते हैं? सैरिस रूल। शॉर्टकट है, शॉर्टकट। बड़ा ही मज़ेदार होता है, अगर वैल्यूज़ छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं तो बड़ा कारगर रहता है, ठीक है। तो उसमें फंडा ये है, रूल क्या कहता है, रूल नियम कानून ऐसे हैं कि आपको ऐसे ऐसे और ऐसे 3 बार मल्टीप्लाई करना है और फिर -3 ऐसे, तो ये सिंबल याद रखें आप और हो गया सैरिस रूल। अब देखिए कैसे, ठीक है भाई, समझ में आएगा, बहुत आसान है। 1 - 1 2 0 1 4 और 2 1 -2। अब जैसे मुझे इसका निकालना है तो देखो कैसे, तो आपको क्या करना है, मैं वाइट से करूँगा, ये लाइनें बनाऊँगा, तो 3 नंबर मल्टीप्लाई होने बिल्कुल करना है आपको। तो ये देखिए 3 नंबर तो लाइन से ही हैं, तो आप इस तरीके वाले पॉजिटिव वैल्यू होंगी और इनके आगे माइनस लगेगा, ठीक है। तो 1 × 1 × -2, समझ गया ये वाली लाइन, 1 × 1 × -2 इज़ व्हाट, -2, ठीक है भाई। अब देखिए जब आप यहाँ पर अगली लाइन में नीचे उतरिए तो यहाँ देखिए 0 1 आपके पास है मल्टी, लेकिन 2 ही नंबर है तो एक कहाँ से उधार लोगे, ऊपर से, तो 0 × 1 × 2, तो ये तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से तीसरी लाइन में जब जाओगे तो आपके पास 2 बचेगा, तो फिर 2 नंबर और लेने पड़ेंगे आपको, तो -8, तो दिस इज़ माइनस, ठीक है। तो समझ में, अब आप माइनस लगा के यही काम ऊपर की तरफ करो, तो ऊपर भी आप ये बीच यहीं से चालू करेंगे जहाँ 3 नंबर है आपके पास, तो 2 2 जा 4, फिर प्लस, तो 1 4 × 1 दैट इज़ 4, और फिर -2 के साथ ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये -10 और -8 इज़ बेसिकली -18, ठीक है। तो समझ गए हम, एक बार करके देखिएगा, सिंपल है कि नहीं। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, दैट इज़ कि 1 2 -1, फिर है हमारे पास -1 0 3 4 1 5। अब सैरिस रूल से हम लोग करेंगे तो इन तीनों मल्टीप्लाई कर दिया 0, फिर इन दोनों करके इसके साथ, क्योंकि यहाँ 2 हैं और यहाँ 1 ही है बस, तो -1 × -1 +1, फिर 4 × 2 × 3, तो 4 2 8 3 24, तो ये 24 हो गया, समझे मतलब। एक बार इसको
फिर ये 2 करोगे तो यार 1 कहाँ से लाओगे, यहाँ से लाना पड़ेगा ना, इसी ऑर्डर में करना है आपको। ये 4 लिए हो तो 2 कहीं और एलिमेंट्स होने चाहिए, उनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो बिल्कुल कुछ याद ही नहीं करना है आपको। अब जैसे ये 0 हो गया भाई, बीच में 0 है। अब ये 1 इंटू 3 करोगे तो 1 वाला एलिमेंट इधर है ना, इस 1 की वजह से यहाँ 5 भी लिखा होता तो 1 इंटू 3 इंटू 5, 1 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है, दैट इज़ 3। और 5 है तो 2 एलिमेंट कहाँ है, यहाँ 2 एलिमेंट है, 1 2, तो 5 2 जा 10 और -10, तो 25 और -7 तो +7, सो दिस इज बेसिकली 32। तो ये आपका 32 है, ठीक है। सो दिस इज 32। तो क्लियर है भाई, क्लियर बोल दो। एक और करोगे, मज़ा आ रही है, सही बताओ। 2 1 2 -2 4 3 एंड 1 0 1। अब ये दैट इज 2 4 जा 8 इंटू 1 8, फिर ये 0 हो गया, फिर 1 इंटू 3 इंटू 1 दैट इज 3, फिर ऐसे 4 2 जा 8, ओके, 0 3 0 हो गए भाई। 1 है तो ये 2 लेने पड़ेंगे अपने को, तो 1 -2, तो यहाँ पर आपको -2, तो ये 11 हो गया, ये 6 हो गया, 11 - 6 इज इक्वल टू 5, तो ये 5, तो ये 32 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। एक और ले लो, खुद से कर रहे हो कि बस, है ना। देखो मान लो आप ऑनलाइन स्विमिंग क्लासेस लो तो आप कभी सीखोगे क्या, केवल देखो, ऑनलाइन स्विमिंग क्लासेस लो और केवल देखो, तो आप सोचोगे देख के हम सीख जाएंगे और पानी में नहीं कूदेंगे। तो भाई पढ़ाई में भी वैसा ही है, पढ़ाई में भी वैसा ही है भाई, समझे कि नहीं। तो आपको करना पड़ता है ना, कि आप सोचोगे देख के, पेन ही नहीं उठा रहे हैं, कॉपी नहीं उठा रहे हो, बस देख रहे हैं, वाह, है ना, तो भाई नहीं आता, ठीक है, समझे। तो आपको पेन चलाना होगा। 1 इंटू 2 इंटू 2 इज़ 4, -4 इंटू 1 दैट इज़ -4 ही रहेगा भाई, 0 हो गया। 1 टाइम्स यानी कि -6, सो दैट इज़ -6, तो ये आपने कर दिया। अब इधर आ जाइए, अब दैट इज़ 1 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, -3 इंटू 1 दैट इज़ -3, 2 इंटू 4 इंटू -2 दैट इज़ 8 -16, 8 -16, ये कैंसिल कर दिया हमने, तो -6, सो दिस इज़ व्हाट 2 -19 दैट इज़ -17, सो दिस इज़ 17 - 6 इज़ 11। तो आ गया समझ में, कर लोगे आप सैरस रूल, बहुत बढ़िया। अब देखिए एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इन सब पे प्रैक्टिस करिए आप। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, आप मेरे अनअकैडमी के जो फ्री लेसन्स पढ़े हुए हैं उसमें डिटर्मिनेंट के भी इन सब टॉपिक्स पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो आप वहाँ से भी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, सब मैंने सॉल्व भी किए हैं, तो आप खुद से करिए विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन। अब प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट होने के लिए डिटर्मिनेंट में 2 डिटर्मिनेंट शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर, 2 डिटर्मिनेंट शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर। तो देखो जो भी टफ क्वेश्चन बनते हैं डिटर्मिनेंट में वो इसी टॉपिक से बने, ये थोड़ा पहचानना बच्चों को, आप अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो बड़ा ही मुश्किल है कि आप पहचान जाओ कि डिटर्मिनेंट किससे बना है, ठीक है, मैं सिखाऊंगा आपको। तो देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट है वो रो बाय रो, रो बाय कॉलम, तीसरा है कॉलम बाय रो,
कॉलम बाय रो एंड कॉलम बाय कॉलम, कॉलम बाय कॉलम, ठीक है। तो ये किसी भी तरीके से आप मल्टीप्लाई करो, रो को रो से मल्टीप्लाई करो, रो से कॉलम से रो को कॉलम को, मतलब पहले वाले डिटरमिनेंट का रो, दूसरे वाले डिटरमिनेंट का रो, पहले का रो दूसरे का कॉलम, पहले का कॉलम दूसरे का रो, पहले का कॉलम दूसरे का कॉलम। इन चारों से 4 मेथड्स हैं, रिजल्ट्स विल बी सेम। 4 मेथड्स एंड द रिजल्ट विल बी सेम, ठीक है। अब देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन आपके रो बाय रो, तो आप सबसे पहले रो बाय रो ही किया करो, तो आप पकड़ ले जाओगे। एक्चुअली क्या रहता है, प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट दिया रहता है, उसको अलग अलग 2 छोटे डिटर्मिनेंट्स में तोड़ना है। मल्टीप्लाई तो कोई भी कर लेता है, लेकिन मल्टीप्लाई करी हुई चीज़ को अलग करना ये टफ है, वो आपको सीखना है। तो पहले तो मैं आपको मल्टीप्लाई करना है, बस केवल 1-2 मेथड से ही सिखाऊंगा। मल्टीप्लाई आप समझ ही जाओगे तो कर ही लोगे। जैसे रो बाय रो का करते हैं हम लोग, रो बाय रो। तो देखिए यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है, इंटू अल्फ़ा है, बीटा है, इंटू गामा है, डेल्टा है, ठीक है। अब देखो इसका रो और इसके रो से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे अब आप देखना। ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, क्या हुआ, ए अल्फ़ा और बी बीटा, ऐसे करना है। समझे कि नहीं समझे, ये एलिमेंट इस एलिमेंट से, ये A11 है, इसका A11 है आपस में, ये ठीक है। अब अगले में यही ए बी, तो इनसे मल्टीप्लाई होगा, मतलब ए गामा प्लस बी डेल्टा, समझे कि नहीं समझे, ए गामा प्लस बी डेल्टा, समझ पाए कि नहीं। पहले इससे हुआ, अब इससे हुआ, अब इसको करिए सी अल्फ़ा प्लस डी बीटा, समझे, सी अल्फ़ा प्लस डी बीटा। अब अगली बार सी गामा प्लस डी डेल्टा। अब कहानी ये है कि अगर अलग करना हो तो जो चीज़ देखिए आपको सेम दिख रही, जैसे ए, तो ये आपका रो में जाएगा, और बी भी सेम दिख रहा है तो रो में जाएगा। जो कॉलम में सेम दिख रहा है, जो रो में सेम दिख रहा है वो पहली रो में लिखेंगे, और जो कॉलम में सेम दिख रहा है वो दूसरे के रो में लिखेंगे। ये समझेंगे नहीं। तो ब्रेक करना हो अगर मुझे, तो मुझे दिखा ए सेम दिख रहा है मेरे को कॉलम में, तो मैं इधर ए लिख दूंगा, और फिर दूसरे टर्म में मेरे को बी दिख रहा है तो मैं बी लिख दूंगा, ठीक है। फिर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। ए बी हो गया। अगली बार देखो क्या दिख रहा है कॉलम में, सी डी, उसको लिख दो आप। अब इसमें क्या सेम दिख रहा है, अल्फ़ा एंड बीटा, ओके माय डियर फ्रेंड्स, और यहाँ पे गामा एंड डेल्टा। इस तरीके से हम, ठीक है, ये करना आसान है कि प्रोडक्ट से, लेकिन ये चीज़ देखना, ठीक है, आप कोशिश करो तो यू कैन लर्न दिस ऑल्सो, ठीक है। तो रो बाय कॉलम, इस तरीके से एक्चुअल में मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होती है। आगे मैट्रिसेस पढ़ने वाले हम लोग, तो मैट्रिसेस एक्चुअली रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई होती है। तो ये इंटरेस्टिंग, ए बी सी डी इंटू अल्फ़ा बीटा इंटू गामा डेल्टा। अब इसमें कैसे होगा देखना, तो ये मैट्रिक्स जैसे मल्टीप्लाई होती है, ए इंटू अल्फ़ा प्लस बी इंटू गामा, ए इंटू अल्फ़ा प्लस बी इंटू गामा। अब यही चीज़ इसके साथ, ए इंटू बीटा प्लस बी टाइम्स डेल्टा, ठीक है। अब ये हो गया, ये पहली रो हो गई दोनों कॉलम के साथ। अब इसका तो सी इंटू अल्फ़ा प्लस डी इंटू गामा, और सी इंटू बीटा प्लस डी इंटू डेल्टा, ये हो। तो क्लियर है भाई, क्लियर है, कर लोगे तो आगे चल के क्वेश्चंस करेंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आए, तो ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट, को फैक्टर डिटर्मिनेंट। तो बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स आज हम लोग कवर कर रहे हैं।
A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23, A31 A32 A33, ठीक है। अब को फैक्टर का मान लीजिए आप डिटर्मिनेंट लिखते हैं, को फैक्टर का डिटर्मिनेंट अगर आप लिखते हैं तो C11 C12 C13, ठीक है भाई। C21 ये को फैक्टर्स है, सी इन्हीं के को फैक्टर है, जैसे C11 A2 A3 माइनस A3 A2, है ना, याद है। C23 C31 को फैक्टर पढ़ ही चुके हो, C32 एंड C33, ठीक है। तो ये आपका डिटर्मिनेंट है और ये इस डिटर्मिनेंट के को फैक्टर्स का डिटर्मिनेंट। तो अगर हम लोग को फैक्टर डिटर्मिनेंट को C से डिनोट करते, C से, तो अगर हम लोग डेल्टा यानी कि डिटर्मिनेंट इंटू C करें, ठीक है, तो क्या होगा, तो हम लोग देखिए इस रो के और इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिटर्मिनेंट में कि A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12, मतलब उसी रो के एलिमेंट्स और वही को फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो तो डेल्टा आता है। लेकिन जैसे एक रो लिया लेकिन दूसरे वाले कॉलम ले लिए, दूसरे वाले को फैक्टर्स ले लिए तो जीरो, वो तो करना ही पड़ेगा यहाँ, तो ये जीरो आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे होगा और यहाँ पे भी ऐसे होगा। अरे समझ लो ना, देखो जब इसको मल्टीप्लाई करने जाओगे A21 इंटू C1 प्लस A22 प्लस C12 तो जीरो हो जाएगा ना भाई। जब ये और ये मल्टीप्लाई होंगे यहाँ आएगा। इसी तरीके से जब ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तीसरी रो, इसका तीसरा रो, इसका तीसरा रो, तब जाके डेल्टा आएगा, बाकी केसेस में जीरो। तो इसीलिए आपको यहाँ डेल्टा मिल रहा है, यहाँ बीच में डेल्टा मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डेल्टा क्यू। जब सभी जगह जीरो रहता है केवल डायगोनल, तो तीनों एलिमेंट्स, अरे सैरस रूल लगा लो, डेल्टा क्यू, बाकी तो सब जीरो ही हो गए, ठीक है। तो अब आपका डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, तो सी यहाँ से आ जाता है डेल्टा स्क्वायर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपको डिटर्मिनेंट दिया है, उसकी वैल्यू आप आसानी से निकाल पा रहे हो, और हो सकता है कि आपसे पूछ लें कि इसी डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर की वैल्यू निकालो। तो कोफैक्टर आप सॉल्व करने के बजाय अगर आपको आइडिया लग गया कि ये कोफैक्टर है, कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट है, तो आप जो बेसिक डिटर्मिनेंट आपको दिया था आप उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो क्लियर है, क्लियर है भाई। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर एक नोट, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, यू कैन राइट दैट नोट हियर। if determinant is of order n क्रॉस n, तो डेल्टा c इज इक्वल टू डेल्टा की पावर n, तो दैट इम्प्लाइज कि c इज इक्वल टू डेल्टा की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ, तो हम लोग बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी जितनी भी ऑर्डर है तो c की वैल्यू डेल्टा की पावर उतनी ऑर्डर माइनस 1 होगी। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट formed by cofactors is equal to डेल्टा की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें दिया गया -1 2 3 2 1 0 -3 2 1, ठीक है, ये हमें दिया गया। फाइंड डिटर्मिनेंट फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट formed by cofactors of elements from given determinant,
ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम गिवन डिटर्मिनेंट। तो अब आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिए, सैरस रूल से निकाल सकते हैं इसकी वैल्यूज़। मैं यहाँ निकालता हूँ, तो -1, 2 2 जा 4, 3 12 + 12, -3 और यहाँ 0 है तो इसलिए 0 हो गया। ठीक है, तो ये 11 आ गया। फिर माइनस करिए, फिर ऊपर की तरफ जाइए, -9, 2 × 0 × माइनस गया भाई 1 एंड दैट इज़ 4। तो वैल्यू यहाँ से आई 11, यहाँ माइनस, यहाँ पे -5 + 5 यानी कि 16। ठीक है, तो ये डेल्टा की वैल्यू जो है वो 16 है। अब C की वैल्यू होती कोफैक्टर है डेल्टा n-1 विच इज़ हियर डेल्टा 3-1 यानी कि 3 × 3 का ऑर्डर है, इसलिए 3 लिखा मैंने वहाँ, और डेल्टा स्क्वायर, तो C की वैल्यू 16 का होल स्क्वायर। ठीक है, विच इज़ व्हाट 256। तो ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए एक यहाँ पर कि कैसे, मतलब जैसे एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आपको दे रहे हैं, अब प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट पे क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो थोड़ा सा बड़ा सा है, A1 L1 + B1 M1, A1 L2 + B1 M2, A1 L3 + B1 M3। ठीक है, A2 अब कर लो यहाँ पे, A2 के बाद यहाँ A3 कर लो, ये L1 रखो, ये L1 रखो, फिर यहाँ B2 रख दो, यहाँ M1 रखो, यहाँ पर B2 रख दो, B3 रख दो, M1 रख दो। ठीक है, इसी तरीके से लिख लो तो जल्दी से, A2 L2 + B2 M2, A3 L2 + B3 M2। ठीक है, A2 L3 + B2 M3, A3 L3 + B3 M3। ठीक है, अब क्या करना है, अपने को इसे स्प्लिट करना होगा। तो ये कब जानेंगे कि कब इस तरीके के क्वेश्चन है, जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर हाई। ये लिख सकते हो, नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर हाई। तो वो कितने सारे वेरिएबल है, A1 A2 A3 L1, कितने मतलब भरे पड़े। जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स हाई होते तो, अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर ये प्रोडक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर कितने जो है हमें टर्म मिलने चाहिए थे, 3 मिलने चाहिए थे, लेकिन अपने को यहाँ पे हर जगह 2-2 टर्म दिख रहा है। तो मैं तो सीधा ही बोलूँगा कि ये 0 है इसका आंसर। कैसे, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो अभी मैंने आपको सिखाया था, याद है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था कि जो चीज़ सेम है, जैसे A1 A1 A1, तो यहाँ लिखो A1। फिर देखो कौन सी चीज़ सेम है अगले टर्म में, B1 B1 B1, तो यहाँ लिखो B1। अब कोई है ही नहीं, लिखा ही नहीं, तो इसका मतलब 0 रहा होगा भाई, तो यहाँ 0 लिख दो। इसी तरीके से अगले में कोई भी कम बुद्धि का इंसान भी समझ जाएगा कि A2 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 B2 B2 B2। इसी तरीके से A3 B3 और 0। क्लियर है। और फिर मैंने इसके लिए क्या बताया था, यहाँ जो चीज़ सेम लगे तो L1, फिर M1, और यहाँ पर भी आपके पास 0 ही है, क्योंकि एक और होना चाहिए था। फिर यहाँ पे L2 M2 0 और L3 M3 0। अब देखिए कितना आसान हो गया, क्योंकि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है और इस डिटर्मिनेंट 0 × 0, तो बड़े वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। अब आप ऐसे सोचते कि चलो हम खोल के इसको करेंगे, तो भैया हो चुका है। आप सोचते कि चले हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम, तो क्या किसको क्या घटाओगे, इतने ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, तो नहीं होता है इस तरीके से। तो इसीलिए बोल रहे हैं जब बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं तो ना तो आप ओपन कर सकते हो, क्योंकि करने को तो कर ही सकते हो, पर दैट इज़ गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम, और ना ही आप ये सब रो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह कर सकते हो, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो वैसे सिचुएशन में यही रहता है। अब जैसे मेरा तो मतलब अपना मानना है कि अगर आपको जैसे 3 टर्म यहाँ दिखने चाहिए, नहीं दिख रहे हैं, तो 0 है आंसर। ठीक है, क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स का।
कि कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस पी, कॉस ऑफ ए माइनस क्यू, अब कॉस ऑफ ए माइनस आर, कॉस ऑफ बी माइनस पी, कॉस ऑफ बी माइनस क्यू और कॉस ऑफ बी माइनस आर। कॉस ऑफ ए बी सी, पी तो फिक्स रखा है, ए बी सी क्यू को फिक्स रखा है, ए बी सी आर को फिक्स रखा है। ठीक है, अब इसे जीरो प्रूफ करना है। तो मैं देखो तो मैं तो बोल सकता हूँ कि जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये जो खोलेंगे इसको तो ये आएगा कॉस ए कॉस पी प्लस साइन ए साइन पी। मानते हो कि नहीं? तो देखिए चार ही मतलब दो ही टर्म हुए, जबकि ये 3×3 का है तो 3 टर्म बनने चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आपका कॉस ए कॉस क्यू प्लस साइन ए साइन क्यू। तो बुद्धि थोड़ी सी लगाओ तो फिर इसका आंसर जीरो पाओ के कॉस आर प्लस साइन ए साइन आर। ठीक है, तो अब मैं अगर इसे लिखूँगा तो मैं इधर लिखूँगा कॉस ए। अब क्योंकि मैं इसी से समझ जाऊँगा ना, कॉस ए देखो सब जगह सेम है, तो इसलिए यहाँ पर आपके पास कॉस ए आया। अगली बार आप देखिए साइन ए, तो यहाँ पर कॉस ए साइन ए और ये जीरो, क्योंकि फिर अगला टर्म नहीं है। अब इसी से आप आइडिया लगा लो कि यहाँ कॉस बी होगा, यहाँ साइन बी होगा, ये जीरो है। यहीं से आइडिया लगा लो, यहाँ कॉस सी होगा, यहाँ साइन सी होगा, यहाँ जीरो होगा। तो ये डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो गया तो अगला वैल्यू अपने आप ही जीरो हो जाएगा। लेकिन वहाँ क्या होगा, वहाँ देखिए पी कॉन्स्टेंट है पी। ठीक है, तो वहाँ आपका होगा कॉस पी, और कॉस पी है तो उसके साथ देखिए साइन पी भी है। इधर कॉस पी है तो इधर साइन पी भी है। अगले में भी आएगा कॉस पी साइन पी, कॉस पी साइन पी। तो ये कॉस पी साइन पी ज़ीरो, तो कॉस पी और साइन पी, यहाँ कॉस क्यू और साइन क्यू। अरे समझ रहे हो ना? और यहाँ कॉस आर और साइन आर, तो वैल्यू जीरो आ गई कि नहीं? तो ये दो डिटर्मिनेंट थे जिनके प्रोडक्ट से ये डिटर्मिनेंट बना और इनकी वैल्यू जीरो है, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी? जीरो, क्योंकि जीरो इंटू जीरो इज जीरो। ठीक है, तो आ रही इस बात समझ में आपको कि कहीं पे कोई परेशानी है? अब एक और क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू आपको पता करनी है। तो 2 है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा है, अल्फ़ा इंटू बीटा है प्लस गामा इंटू डेल्टा है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा है प्लस गामा प्लस डेल्टा है, ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा है इंटू गामा प्लस डेल्टा है, फिर अल्फ़ा बीटा है, गामा प्लस डेल्टा है प्लस गामा डेल्टा है इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा है। ठीक है भाई, तो इसमें बहुत सारे वेरिएबल दिख रहे हैं, तो इसका मतलब कि इसके अंदर भी भयानक है। भयानक है मतलब कि इसके अंदर भी खेल खेला जाएगा तगड़ा वाला। ठीक है, ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। तो देखो सबसे पहले तो ये जो 2 लिखा है, सब ज़्यादातर तो मेरे को ये दिख रहा है कि यार ये दो टर्म है ना, 2 में ब्रेक कर लो ऐसे। ठीक है, तो लेट अस सी कि कैसे करें। तो इस 2 को भी हम लोग ऐसे 1 + 1 लिख लें। तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि भाई इधर 1 होना चाहिए और तो इधर भी 1 होना चाहिए, तभी तो ये 1 × 1 1 आएगा, और इधर भी 1 होना चाहिए और इधर भी 1 होना चाहिए, तभी 1 × 1 + 1 × 1, तो ये 2 बनेगा। और यहाँ 0 होना चाहिए, यानी कि 0 × 0 इज़ 0।
अब इधर 1 है एंड इफ़ यू वांट दिस तो यू शुड हैव अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस यहाँ पर आपके पास गामा प्लस डेल्टा होना और फिर यहाँ आपके पास 0 होना चाहिए। तो ये 1 है तो यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा बीटा होना चाहिए, यहाँ पर आपके पास गामा डेल्टा होना चाहिए 0। देख लो मल्टीप्लाई करके 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, 1 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 इंटू गामा प्लस डेल्टा प्लस 0 इंटू 0, 1 इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस 1 इंटू गामा डेल्टा प्लस 0 इंटू 0। क्लियर है? आ गया बात समझ में आपको? अब नेक्स्ट टाइम देखिए कि यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है तो यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो वैसे तो ये 0 हो चुका है डिटर्मिनेंट का वैल्यू, लेकिन एक सेकेंड, तो यहाँ पर 1 है ना तो इधर मल्टीप्लाई होगी तो इधर अल्फ़ा प्लस बीटा होना चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1, इधर गामा प्लस डेल्टा इंटू 1 और फिर 0 होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि हमारा अल्फ़ा प्लस ये तो हो गया इसके, अब जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स, ठीक है, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका गामा प्लस डेल्टा होना चाहिए और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा होना चाहिए। देखो कैसे दिमाग लगाएं, गामा प्लस डेल्टा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस फिर अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा तो ट्वाइस बनेगा। अब गामा प्लस डेल्टा इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गामा डेल्टा, सही है। अब यहाँ क्या रखा जाए, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा यहाँ, तो अल्फ़ा बीटा उल्टा करते हैं भाई, नहीं पिछली बार भी दिक्कत आ गई थी। तो गामा डेल्टा अल्फ़ा बीटा 0, ट्राई करते हैं, गामा डेल्टा प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है, गामा सेकेंड के साथ, ये तो हो ही गया ना, गामा ये है गामा डेल्टा प्लस अल्फ़ा बीटा ये, फिर गामा डेल्टा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा, सही है, फिर गामा डेल्टा अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। तो इस तरीके से, तो इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 0, ठीक है भाई। तो क्लियर है, आ रहा है आपको समझ में? ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अब एक डिटर्मिनेंट है हमारे पास, इसकी वैल्यू निकालिए, x माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस 8, 2x माइनस 3 2x माइनस 9 2x माइनस 27, 3x माइनस 4 3x माइनस 16 एंड 3x माइनस 64, ये, एंड दिस इज इक्वल टू 0, यू हैव टू फाइंड द x। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या बहुत सारे वेरिएबल हैं, नहीं एक ही वेरिएबल है x, तो बस फिर जैसे हम लोग अभी तक करते आ रहे थे वैसे कर सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे गैप हैं, नंबर्स के गैप हैं, यहाँ पे भी 3x से 3x डिवाइड कर दो तो ये वेरिएबल ख़त्म हो जाएंगे। तो अब एक किसी को फिक्स रख कर, जैसे r1 को फिक्स रख लें तो r2 माइनस r1 और r3 में भी हम लोग r3 माइनस r1 कर दें, तो इससे क्या होगा कि x गायब हो जाएंगे। अब जैसे x माइनस 4 है तो माइनस x, तो x से x चला गया तो ये कितना आ गया। तो पहले तो जिसको आपने रेफरेंस रखा है उसको चुपचाप लिख लीजिए, तो 2x माइनस 3 एंड 3x माइनस 4। अब x माइनस 4 से x माइनस 2 घटाओगे तो माइनस 2 आएगा ना भाई, ये छोटा है, छोटे में से बड़ा घटा रहे हो। यहाँ पर माइनस 6 आएगा और यहाँ पर माइनस 12 आएगा, ठीक है। 8 में से 2 करोगे तो माइनस 6 आएगा,
-24 आएगा, और -64 में +4 करोगे तो -60 आएगा। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब यहाँ से -2 कॉमन ले सकते हो, यहाँ से -6 कॉमन ले सकते हो, तो -2 इंटू -6 12 हो जाएगा, 12 भी बाहर चला जाएगा। तो आई कैन राइट कि x -2, 2x -3 और 3x -4। अब यहाँ बचा आपके पास 1, 3 एंड 4। यहाँ से -6 तो 1, यहाँ पे आपका कितना बचा 4, और यहाँ पे आपका बचा 10। ठीक है, अब आप ओपन कर सकते हो, चाहो तो अभी एक और घटा सकते हो आप कि R3 में R3 - R2 कर दो, तो इससे एक और 0 बन जाएगा यहाँ पर। तो जितने 0 बना सको उतना प्यारा मौसम में हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब 4 - 3 1, 3। कैलकुलेशन कम होनी चाहिए ना, 2x -3 और यहाँ पे 3x -4, और यहाँ कितना है 4, और यहाँ 10 - 4 इज 6, ये है। ठीक है, तो एक और अभी काम कर सकते हैं हम लोग कि R2 में R2 -3 टाइम्स R3 कर दें, तो ऊपर वाला तो वैसे ही रहेगा x -2, तो एक और 0 बनाने की कोशिश हो रही है। तो ये 1 में से तो आप कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता इसको, इसमें 3 टाइम्स करोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, देखो। और यहाँ लेकिन 3 टाइम्स करोगे तो 18, तो 14 में से -18 इज़ -14, और यहाँ से आपका 0, 1 और 6। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, अब शुरू कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से खोलते हैं हम लोग प्लस माइनस प्लस, तो ये तो गया, तो एटलीस्ट हमारे पास केवल x -2, तो ये 0, देखो ये भी कमाल हो गया हमारे पास, और केवल 14 बचा यहाँ पर। अब ये जब -1 लेंगे तो वो +1 हो जाएगा। अच्छा, ये 1 ही था पहले, माइनस लेना है बस, माइनस यहाँ लिखो ना बाहर, प्लस माइनस प्लस, ये 1 है। ठीक है, माइनस लगा दिया हम लोगों ने। अब ये नहीं ले सकते, ये नहीं, तो 6 टाइम्स 2x -3 -3x + 4, और ये 0 है नहीं, तो ये बस 0, तो सॉल्व हो जाएगा अब तो x। तो 14x -28, 12x यानी कि -12x प्लस -18 इज़ +18, -3x इज़ +3x, -4 इज़ इक्वल टू 0। तो 14x में से 12x गया, 2x + 3x इज़ 5x, -10, और ये कितना है, देख लेते हैं एक बार। x -2 लिया तो 6 3 जा 18, -4 इज़ 14, -1 लिया इधर से, तो ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, तो 6 टाइम्स 2x -3 -3x + 4, सही है। और फिर 0 से तो कुछ होना ही नहीं, तो इसको देख लो ना, -12x -18 + 18, ये माइनस बाहर था, है ना, तो -1 इसको +3x और इसको -4 बना रहा है, तो 14x -28, तो 14 में से 2 चला गया और 3x आ गया, 28 -10, सही है, माइनस कितना हो जाएगा भाई, 28 में से 18 गया, -10 -14, तो x की वैल्यू आ रही 14/5। तो एक बार सारा चेक कर लीजिए आप, तो x -2 -2 -6, 2x -3 -6 -20, 3x -4 -12 -60। ठीक है, तो ये x -2 1 1, 2x -3 3 4, 3x -4
3x माइनस 4, 2 कॉमन लिया है 6 होगा, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, अब तो काफ़ी अंतर हो जाएगा, कई स्टेप उसके बाद भी हमने किए। 1 माइनस 1 इज़ 0। अब देखिए आप 3 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 4 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 3 1, और 10 माइनस 6 इज़ 4। ठीक है, तो अब मुझे R2 माइनस R3 करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब तो डायरेक्ट मुझे R2 माइनस R3 करने की ज़रूरत है। 1 तो 3 माइनस 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1 माइनस 0 3 माइनस, यहाँ पे 4 माइनस 4 विल बिकम 0 एंड यू विल हैव 4 हियर। ठीक है भाई, अब देख लो ना, फिर गड़बड़ हो जाए। ठीक है, R3 माइनस R2, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 4, R3 माइनस R2, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 3 1 एंड 10 माइनस 6 4, और वो 6 है, 4 का, दिस इज 6। ठीक है, तो यहाँ से आप 3 कॉमन भी ले सकते हो, तो ये 1 और ये 2 हो जाएगा। वेरी गुड। अब आप जो है इससे इसको घटा दें, तो ये 1 ये 0 1 ही रहेगा, और 2 माइनस 4 इज माइनस 2, सो दैट इज 4। ठीक है, जो भी है, ठीक है, तो आई होप अब सही है। ठीक है, तो x माइनस 2 टाइम्स 4 माइनस 2 दैट इज 2। ठीक है, x माइनस 2, 4 माइनस 2, फिर माइनस 1, तो 4 टाइम्स 2x माइनस 3, और माइनस 3x प्लस 4, वो अरे यहाँ करना था, अरे यार क्या हो रहा है मेरे साथ। x माइनस 2 इंटू 0 इंटू 4 और प्लस 2, ये सही है। ठीक है, फिर माइनस 1 लिया और ये गया, तो 4 टाइम्स 2x माइनस 3 माइनस 3x प्लस 4, सही तो है। तो 4 टाइम्स x माइनस 2 माइनस 1 टाइम्स 4 टाइम्स 2x माइनस 3 माइनस 3x प्लस 4, सही है, और 0 ही है। फिर अब देख लो भैया, तो कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हो जाती है तो बड़ा ही लंबा काम करना पड़ता है फिर बच्चों। तो 4x माइनस 8 माइनस 8x, और ये प्लस 3, ये माइनस 1, इसको प्लस 3x, और इसको माइनस 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, 4 माइनस 4, और ये माइनस x। ठीक है, 4 3 7 माइनस 8x इज माइनस x, तो ये माइनस 8 है, ये माइनस प्लस 3 है, दैट इज माइनस 5, और माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस 9 माइनस 9। तो एक बार चेक कर लेना यार, है ना कहीं कुछ गड़बड़ मुझे लग रही है। यहाँ तक सही है, या मैं यहीं 1 माइनस 1 को 0 किया था, 4 माइनस 3 को 1 किया था। अच्छा देखो अभी यहाँ 3 लिखा हुआ था, क्या कर रहा हूँ मैं, अच्छा वो कॉमन ले लिया शायद। ठीक है, और 10 माइनस 6 का 4, और वहाँ से कॉमन ले लिया था यार, तो 1 था तो कैसे कॉमन ले लिया ना, यही तो 4 माइनस 3 1 और 3, और 10 माइनस 6 4, और यहाँ पर 6। हाँ तो भाई 0 होता तब कॉमन लेते ना। ठीक है, अब कुछ नहीं करो, अब यहीं पे डायरेक्ट ओपन करो, जितना ज़्यादा करोगे उतना गड़बड़। जितना मैंने सिंप्लीफाई करने का सोचा उतना और टाइम वेस्ट हुआ ना, वहीं ओपन कर लेते सही था। क्यों मैं सोच रहा था 1 2 0, और अभी 3 से मल्टीप्लाई करके फिर से घटाओ यार, बहुत
x माइनस 2 टाइम्स 4 3 जा 12 माइनस 6 इज 6, 4 3 जा 12 माइनस 6 माइनस टाइम्स माइनस 1, 4 टाइम्स 2x माइनस 3, ठीक है, और माइनस 3x प्लस 4। अब ये 6x माइनस 12, ठीक है, तो यहाँ से देखिए माइनस 8x प्लस 3 प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 9x में से 8x तो x गया, माइनस 12 माइनस 16 और ये कितना हुआ 13। ठीक है, तो देख लेना भाई। तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। डेल्टा इज इक्वल टू, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 1x x स्क्वायर x x स्क्वायर 1 and x square 1x is equal to 2, then the question is find x cube minus 1 0 x minus x की power 4 0 x minus x की power 4 x cube minus 1 x minus x की power 4 x cube minus 1 0, ठीक है। अब देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो कि डेल्टा दिया हो और कोई और डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछ रहे हो, तो एक बार आप कम से कम चेक कर लो कि कहीं कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट तो नहीं है। जैसे ये C11 जैसे हम चेक करें तो x क्यूब माइनस 1 है, ठीक है। जैसे A12 है तो आप देखो x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, तो ये कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट, तो यानी कि इसकी वैल्यू होगी डेल्टा क्यूब, और तो डेल्टा की वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब, अच्छा, और डेल्टा का स्क्वायर क्योंकि 3 क्रॉस 3 तो डेल्टा का पावर n-1 होता है, तो 2 का स्क्वायर इज हाउ मच गाइस 4। तो इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे, और कल की क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेंगे यार, मन खराब कर दिया उस क्वेश्चन ने ना। एक और करते हैं, cos x x 1 फिर 2 sin x x स्क्वायर 2x और tan x x 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता करना है कि फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बाई x, ठीक है। अब देखो लिमिट fx, लिमिट हम लोग डिटर्मिनेंट में लगा सकते हैं, तो लिमिट हर एलिमेंट में लग जाती है, यानी कि जैसे fx बाई x है, fx बाई x है, तो हम लोग क्या करेंगे fx बाई x लिमिट x टेंड्स टू 0 लें, तो ये क्या होगा कि हमें ये x किसी एक में भेजना पड़ेगा भाई, है ना, किसी एक में x को डिवाइड कर दें हम लोग तो काम बन जाए। तो ये जैसे cos x को एज इट इज़ रखो, 2 sin x, जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड करना पड़ता है, तो जब डिवाइड कर रहे हैं तो अंदर भेजेंगे ना, ठीक है। tan x, तो ये 1 बन जाएगा, ये x बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 1 2x 1। अब आपने एक बार ये कर दिया, अब x की वैल्यूज़ को 0 रख दीजिए, तो cos 0 1, sin 0 0, tan 0 0, 1 0 1 1
0 1। ठीक है, अब इसको ओपन कर दो, 0 आंसर आ गया। अरे ये तो आइडेंटिकल ही था। ठीक है, अब चलते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। समझ में आया भाई? एफ एक्स बाई एक्स तो एक्स से डिवाइड करना था, तो किसी रो या कॉलम में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, किसी रो या कॉलम में ही डिवाइड कर सकते हो। तो हम लोगों ने कॉलम 2 को चुन लिया। ठीक है, अब जैसे रो 2 को भी चेक कर सकते थे, रो 2 में कर देते, कहीं कर देते। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर जल्दी, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।